देखो मेरी बुराई भी मेरे हक की, मेरी अच्छाई भी मेरे हक की। कोई बुराई कर रहा है तो मैं वहां से इंक्रीज करूंगा, कोई अच्छाई कर रहा है तो ये नहीं कि मैं घमंड छोड़ जाऊं, मैं इस चीज को मेंटेन करूंगा। एसआर एकेडमिक क्लासेस का इस पूरी जर्नी में जो आपको जितना भी रहा आपका जो भी मार्क्स है, इसमें क्या रोल है? तो एक मार्क्स की मैं दो ही बच्चों को पता होती है, एक जिसके 32 आ रहे हो 100 में से, एक जिसके 99 आ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नॉलेज कैसे ले रहे हो और उस नॉलेज का यूज कैसे कर रहे हो। एक नॉलेज का यूज उसामा बिन लादेन ने भी किया, एक नॉलेज का यूज हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी करा। मैं सबसे पहले बता दूं, जय रावत 10th क्लास में हमारी कोचिंग के फर्स्ट टॉपर है। इनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे एंड साइंस में 100 आउट ऑफ 95। तो एक बार इसके लिए भी क्लैपिंग हो रही है। तो मैं एक एक करके जैसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप ध्यान से सुनना कि कैसे वो चीजें उन्होंने सॉल्व करी, सॉर्ट आउट करी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 10th स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट कैसा था? मतलब कि कैसे, मतलब आप डिफेंसिव थे या एग्रेसिव थे उस टाइम पे कि हाँ मैंने मतलब पहले से स्टार्टिंग से अप्रोच कैसी रखी है? ऐसे अप्रोच मेरी वैसी 9th क्लास में थी, सेम अपने मन से जैसे स्टडी होती है वैसे करते रहा। मतलब आप स्टार्टिंग में से ही, मतलब आपकी 9th में क्या परसेंटेज थी? 90 प्लस, लास्ट तक बात 90 प्लस रही थी। तो मतलब आपका ये मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा वहां से कि मेरा 10th में ग्रेड बढ़ने वाला है। क्योंकि जनरली जैसे हम लोग कहते हैं कि 9th और 11th एक ऐसी क्लासेस हैं जो बच्चे को थोड़ा दिक्कत देती है, बिकॉज दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। यहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं 9th और 11th में, और 10th और 12th में प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका 9th बेस 9th से स्ट्रॉन्ग था, उसका आपको हेल्प मिला, कह सकते हैं ना। तो ये चीज आप लोग सीख सकते हो कि जो 9th में है स्टूडेंट्स, कि 9th का जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप 10th में उतना अच्छा कर सकते हो, लेकिन वहां आपको बहुत हार्ड वर्क रहेगा, क्योंकि 9th बेस है ना। अब आप मकान का बेस ही कमजोर बनाओगे तो आप कैसे चाह रहे हो कि घर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए? तो मतलब पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानने को मिली कि आपका 9th जब तक अच्छा नहीं है, 9th में आप ने अच्छा काम नहीं कर रखा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। हालांकि 9th का 10th में रिलेशन बिल्कुल नहीं है, कोर्स में 9th और 10th में अलग अलग है चीजें, लेकिन क्या है आपको वहां आदत बन गई। 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ने की आदत बन गई तो 10th में भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। और 10th में होता है बोर्ड्स, और बोर्ड्स में जो बोर्ड्स का पेपर आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। तो ये चीज सीख सकते हो आप इनसे। तो सेकंड क्वेश्चन है, 10th में आपने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करा था या फिर धीरे धीरे मतलब हाफ ईयरली तक, या फिर बाद में पढ़ाई स्टार्ट की? मेरा तो स्टार्टिंग से ही था, जैसे स्टार्ट हुआ था तब से पढ़ रहा था, अपनी कोर्स में ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं इसको गेम खेलते हुए रहा। तो ये है, ये मेरे को पहले भी बात हुई थी मेरी इनसे, तो उन्होंने कहा था कि बोर्ड में मैंने गेम्स खेली, लेकिन अगर आप इसका बैक साइड व्यू देखो, उन्होंने पहले क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग से जो अप्रोच रखी, स्टार्टिंग से थोड़ा मैंने मेहनत की। आप खुद सोचो, मैं अगर स्टार्टिंग से किसी काम को बहुत कंसिस्टेंटली बहुत हार्ड वर्क करके कर रहा हूँ तो लास्ट में मुझे उसको उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि 10th में इन्होंने बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही अपने आप को, अपना माइंडसेट ये बनाया था कि भैया स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को आगे के लिए एम जो रखा था इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा होगा, तभी जाके उतना हार्ड वर्क करा। तो बच्चा क्या करता है ना, बच्चे सोचते हैं कि हम हाफ ईयरली के बाद या प्री बोर्ड से पहले पढ़ना शुरू करेंगे। आप तब अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके बोर्ड आने तक आप पढ़ाई खत्म करोगे, खाली आप पढ़ाई खत्म करोगे ना, लेकिन आपको बोर्ड से पहले क्या चाहिए? रिवीजन। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोर्ड स्टार्ट होने से पहले आपका पूरा सिलेबस, पहले मैं पूछता हूँ कि आपने सिलेबस कब कंप्लीट किया था? अपना पूरा 10th का आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया? पहला प्री बोर्ड होता है तब तक खत्म हो गया। पहला प्री बोर्ड कब अप्रोक्स कब होता है? मतलब कब? नवंबर, मतलब नवंबर से पहले आपका स्टार्ट हो गया था, तो मतलब उससे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे अब देखो, बच्चा जहाँ पे पढ़ना शुरू करता है, मैंने जैसे कहा प्री बोर्ड से पहले बच्चा पढ़ना शुरू करता है, इनके वहां पे क्या हो गया था,
कोर्स खत्म हो चुका था 10th का, मतलब अपने एंड पे इन्होंने एक बार पूरा याद कर लिया था, एक बार पूरा समझ ली थी चीज़। तो उसके बाद इनके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने किसके लिए थे? सिर्फ रिवीजन के लिए। और पेपर वही अच्छा दे के आता है जो रिवाइज करके जाता है किसी भी चीज़ को कम से कम 3 बार। जैसे मैं बताता हूँ पहले, कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए आप लोगों को। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो आपके सामने इसीलिए लाइव एग्जांपल बैठा दिया मैंने, जो रिवीजन का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आपको। जैसे अगर मैंने कहा कि इस वीक में आपका टेस्ट है, तो आप सैटरडे को टेस्ट है तो आप फ्राइडे को पढ़ते हो। आप फ्राइडे को तो आपका रिवीजन होना चाहिए। मंडे टू एक हफ्ते पहले अगर आपको बता दिया गया तो उसका कोई रीजन है, ताकि आप लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। हाँ भैया, इस एक हफ्ते का टाइम दिया तो इसमें हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारी। समझ में आया? टाइम टेबल का मतलब टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल का क्या रोल रहा आपका इस पूरे 10 के जर्नी में? देखा जाए स्टार्टिंग में तो मैंने कोई ऐसे कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। आखिर में जब वो 6 जनवरी में खत्म हुए उसके बाद थोड़ा सा बनाया, तो उससे कारण स्टार्टिंग में जो स्कूल का ट्यूशन में पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ा, फिर घर में आके रिवाइज कर दिया। मतलब अगर बिना टाइम टेबल के बच्चा अगर पढ़े तो क्या चांसेस है कि वो मतलब इतना मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता है? चांसेस तभी उस पर डिपेंड करते हैं कि वो क्लास में कैसे ध्यान दे रहा है, ट्यूशन में या स्कूल में। अगर वहाँ अटेंटिव है तब तो बिगड़ टाइम टेबल में भी आराम से हो जाएगा, वहाँ नहीं है फिर तो कोई। मतलब मेरा यहाँ पे टाइम टेबल से मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में 6 घंटे का स्कूल हुआ, उसमें से क्लासेस हुई, ट्यूशन 1-2 घंटे का हुआ, उसके बाद घर जाके उस चीज़ को कितना पढ़ना है इसका टाइम टेबल। मैं इस सेंस में मतलब घर जाके बच्चे को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ पढ़ना चाहिए, उसका रिवीजन पूरा होना चाहिए, तब जाके एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। तो उसके बाद जब वो टेस्ट होता है उससे पहले जब आप देखोगे ना, तब आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ना था, फिर उससे आसानी हो जाती है। मतलब जो डेली बेसिस पर पढ़ता है वो ज़्यादा ठीक है, ना कि जो एकदम टेस्ट से एक हफ्ता पहले 10-10 घंटे पढ़ता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने करी, क्या करा इन्होंने पहले से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते रहे, मतलब डेली का डेली। सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे को अगर 1 सीढ़ी चढ़नी है दिन की डेली की, तो वो मेरे लिए आसान होगा कंपेरेबल टू एक दिन में 100 सीढ़ियाँ चढ़नी। आप खुद सोचो, अगर मुझे एक दिन में 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है और एक दिन में 1 सीढ़ी चढ़नी है, कौन सा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए? एक दिन में 1 सीढ़ी वाला। तो हम अगर डेली का डेली, जो डेली हमें पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको घर में जाके डेली रिवाइज करें तो उससे क्या रहेगा? आपके डेली के डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। जो आपको डाउट है आप उसी दिन अगर पढ़ लो तो अगले दिन क्लास में पूछ सकते हो। लेकिन अगर वही चीज आप 1 महीने बाद पढ़ लो, पहली बात तो आपको एकदम क्लियरिटी आएगी नहीं कि मैं टीचर ने क्या एग्जाम्पल दिया था उसके रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसका क्या एग्जाम्पल दिया था, ये याद नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आप पूछने में झिझक करोगे, यार अभी तो वाला चैप्टर चल रहा है, मैं पुराना चैप्टर पूछूं नहीं पूछूं, कैसे पूछूं, सर क्या बोलेंगे। हालांकि पूछना गलत नहीं है, पूछो, लेकिन एक बच्चे का माइंडसेट है जो मैं बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से बताऊं। तो यहाँ पे क्या है कि डेली के डेली जो रिवीजन रहता है वो उसका इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब जो डेली के डेली पढ़ेगा उसको अपना फाइनल्स में बहुत हेल्प मिलेगी, या जो भी रेगुलर टेस्ट होते हैं उसमें हेल्प मिलेगी। सेल्फ स्टडी का क्या रोल था? सेल्फ स्टडी बेसिस देखा जाए तो मेरे उसमें सारी सेल्फ स्टडी थी। ट्यूशन में मैंने मैथ्स कराया था, वो यहाँ का एक तो मैं पढ़ा रहा था वहाँ, और सारी चीज़ सेल्फ स्टडी थी। जो स्कूल में पढ़ाया था, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, स्कूल में पढ़ाया था जो, फिर उसी को आगे घर में रिवाइज करा, उससे थोड़ा हुआ, फिर कभी संडे को जैसे टाइम मिला तो एक वो पूरा चैप्टर एक बार में देख ले, फिर उससे हो जा रहा था। मतलब अगर हम कहें तो आप पूरा जो सेल्फ स्टडी का अगर मैं समराइज करूं तो मतलब अगर बच्चा सिर्फ कोचिंग या जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको अगर उससे देख के करे तो मतलब हो सकता है। डिपेंड्स कि आप किस जगह पे जा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए एक जगह आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आपका एनसीईआरटी कराई जा रही है, उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते 100 आउट ऑफ 100, या फिर जहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, जहाँ पे अब ठीक है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वहाँ आप सिर्फ ट्यूशन या स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन में अच्छी पढ़ाई हो रही है, उस हिसाब से करें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो आप घर में फिर एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सेल्फ स्टडी का रोल आपके कोर्स में होना चाहिए। आप डेली के डेली आपको ये होना चाहिए कि कम से कम
जो चैप्टर चल रहा है उसके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन सेल्फ स्टडी आप खुद करो, खुद ढूंढो बुक के। अच्छा एनसीईआरटी का क्या रोल था, मतलब एनसीईआरटी पढ़ते थे मैं जितना भी मास्टर तो एनसीईआरटी पढ़ के लाया हूं, बस एनसीईआरटी पढ़ी है। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं? तो जो बच्चे बहुत मतलब डरते हैं कि नहीं, घर वालों से कहते हैं मुझे ये रेफरेंस बुक ला के दो, वो रेफरेंस बुक ला के दो, यहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी एक टाइप का ओशियन है। एनसीईआरटी में जितना नॉलेज है वो किसी बुक में नहीं होता। आपको पता है जितनी भी ये रेफरेंस बुकें होती हैं किसको देख के किसको ध्यान में रख के बनाते हैं लोग? एनसीईआरटी को। क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं, जो टीचर सीबीएसई पेपर बना रही है, वो किसको देख के पेपर बनाते हैं? रेफरेंस बुक को देख के पेपर बनाते हैं। हो सकता है रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठाए, लेकिन वो क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ मिलेगा? समझ में आया? तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है मार्क्स के पीछे, और बोर्ड्स की परफॉर्मेंस में तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, हर क्लास में रोल है। मैंने कहा ना एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एक बार, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप वही है ना, अगर आपको एक बार पता चल गई कैसी चीजें हो रही है, आप वो फिर कहीं भी हो आप कर लोगे ना वो चीज को। अगर मैं कह रहा हूँ आपको मैं दीवार बनाना सिखा दूं, आपको दीवार बनाना मैंने यहाँ सिखाया, अब मैं कह रहा हूँ ये आप इंग्लैंड में जाके बनाओ दीवार, नहीं बना पाओगे क्या? आपने सीख लिया भैया कि ये अच्छा ये कैसे होता है, इतना मसाला बनता है, इतना ही, इतनी चीजें समझ आ गई आपको, तो आपको पता चलेगा ना कैसे क्या चीजें हो रही है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किससे आएगी? एनसीईआरटी पढ़ेगा। एनसीईआरटी के बीच में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, हालांकि एनसीईआरटी में चैप्टर्स बहुत छोटे होते हैं, हर चीज बहुत समराइज्ड वे में होता है, लेकिन क्या मिलेगा आपको उससे? कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहां से आप कॉन्सेप्ट सीखो। समझ में आया? तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने रेफरेंस बुक ली नहीं, कोई रेफरेंस बुक से पढ़ा ही नहीं, तो इससे क्या समझ सकते हो आप कि एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देनी है, जो कि जनरली हम लोग नहीं देते। हम लोग रेफरेंस बुक को ज्यादा ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने और बच्चों से क्या डिफरेंट किया? मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 सबके नहीं आ पाते, सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, मतलब और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 0.5% बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो बाकी के जो 99.5 बच्चे हैं परसेंट बच्चे, उनमें से आपने उनसे अलग ऐसा क्या किया जो वो भी जो आपके आगे आने वाली जनरेशन कर सके? अगर जैसे मैं भी मैथ्स में लाया हूँ तो मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, लगभग पूरी जो आर्ट होती है वो एक बार तो पूरी सॉल्व करी थी, और ट्रिग्नोमेट्री खासकर वो ज़्यादा सॉल्व कर ली थी। तो ट्यूशन में उसमें बस ये दोनों जगह क्वेश्चन आ रहे थे, तो पता चल गया था कि किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से उसको करना है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि आपने कोई भी चीज पढ़ लेते तो उसमें पूरा डीपली उसके जितने क्वेश्चंस हो सकते थे उतने कर लेते, यही अलग किया। मतलब आपने रेगुलर प्रैक्टिस करा, कंसिस्टेंसी रखी अपने काम में। मतलब ये नहीं कि ब्रेक लेते रहे कि एक पेपरों से पहले पढ़ लें, पेपरों के बाद फिर पेपर खत्म उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। मतलब कि मतलब कंसिस्टेंटली आप देख लेते कि हाँ ये चीज़ चल रही है तो इसको लगे हाथ करते रहो ताकि मेरे को बाद में रिवीजन के टाइम पे ईजी लगे। तो यहाँ पे और बच्चों से डिफरेंस क्या था? देखिए आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर जो हम जनरली डिफरेंट करते हैं पूरी ना भेड़चाल होती है, हर बच्चा भेड़चाल में चलता है। भेड़चाल मतलब जैसे शीप्स चलती है ना, एक के पीछे चींटियां चलती है, एक के पीछे वही चलते हैं बच्चे। ये ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करता हूं, ये ऐसा। आप अपने खुद के रोल मॉडल हो, खुद का बनाओ कि हमने ऐसा करना है, और उस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करो कि हमने ऐसा करना है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब चाहे कोई हमारे उससे मार्क्स 2-4 स्टार्टिंग में कम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा, बाद में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है? तो ये चीज आप सीखेंगे इससे कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है अपने आप को, और अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, डिसिप्लिन रखना है, ताकि उस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकें। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जर्नी में आपके मेंटोर अगर आपने बनाए तो उनका क्या रोल रहा? और मेंटोरशिप मतलब, और मेंटोर कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, दोस्त, कोई भी हो सकता है, एक्सवाइजेड। तो मतलब उनका क्या रोल था इस चीज में? कोई मोटिवेट
मतलब स्कूल, मतलब टीचर्स का आपकी लाइफ में मतलब टीचर्स मेंटर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टीचर्स मेंटर, आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन, आपके छोटा भाई छोटी बहन, आपके मम्मी पापा, फ्रेंड्स, कोई भी मेंटर हो सकता है, लेकिन वो चूज करना आपने। आप चूज करोगे कि कौन आपका मेंटर है। और मेंटर कैसे चूज करो, अब कैसे पता चले भैया ये जिसके साथ रह के आपको वाइब आ रही है कि मेरे अंदर, मतलब जो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालना चाहे। सिंपल, अगर एक वन लाइनर कहूं मैं, जो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालना चाहे, मतलब आप अगर अभी 100 पे हो, अगर आप 100 में से मान लीजिए 80 पे हो, जो आपको कहे नहीं 90, अगर आप 90 पे हो नहीं 95, जो 95 पे हो नहीं 98, जो 98 पे हो नहीं तो 100 कर सकता है, जो ये निकलवा दे आपके अंदर से, वो आपका मेंटर। तो मेंटर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ना, कि आप कैसे चूज कर रहे हो कि कौन आपको गाइड करे। और एक बार बना लिया किसी को तो फिर दिमाग में रखें कि उसके मतलब वो जैसा बता रहे उनको फॉलो करो। उसके बाद ये नहीं कि उन पे आप मतलब अगर उन्होंने उनके पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो, जो वो बता रहे वो नहीं फॉलो करो, फिर क्या फायदा, आप नहीं कर पाओगे ना वो चीजें जो वो बता रहे हैं, मतलब वो चीज नहीं कर पाओगे, वो नहीं आ पाएगा जो निकलवाना चाह रहे हैं। तो मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा नेक्स्ट, लेट नाइट स्टूडेंट थे या अर्ली मॉर्निंग, मतलब देर रात तक पढ़ने वाले थे या सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले थे? सच में ऐसे ही है। हाँ नहीं ठीक है, ऑनेस्ट आंसर था ये तो, honest answer। मैं जैसे मेरे पेरेंट्स का कभी बोला था, मैं स्कूल में ध्यान देता था, बस उसी दिन मेरा पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे सब चीज़ समझ आ रहा था कि पूरा घर में 9 बजे तक खाना वाना हो जाता था, उससे पहले थोड़ी पढ़ाई मुझे सारे याद थे। मतलब कह सकते हो आप लेट नाइट स्टडी नहीं करते थे। और सुबह कितने बजे आपका वेकअप कॉल रहता था, वेकअप कितने बजे होता था? ट्यूशन के कारण मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। तो ट्यूशन के कारण 5 बजे उठना पड़ता था, मतलब मान सकते हैं हम अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट नहीं। अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं हम आपको, क्योंकि आप सुबह 5 बजे उठ के अगर ट्यूशन आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई हो रही है सुबह 5 बजे, मतलब तो यहाँ से जो अभी की जनरेशन है, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, उनको मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो अब की जनरेशन आई है वो लेट नाइट स्टूडेंट, लेट नाइट जनरेशन, वो रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना प्रेफर नहीं करते। मैं इसके ड्रॉबैक्स गिनाता हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में फायदे हों, लेकिन मैं अगर इसके ड्रॉबैक्स गिनाऊं और फिर अर्ली मॉर्निंग के फायदे गिनाऊं, आप खुद चूज करोगे कि हाँ लेट नाइट थोड़ा दिक्कत है। आप खुद सोचो, अगर आप 10 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 10 से 12, 1, 2 बजे तक अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लो, उसमें क्या रहेगा, आपके पास जब 10 बजे आप बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में एक कचरा है पूरे दिन भर का, सुबह से उठे हो जब से रात के 10 बजे तक का पूरा कचरा भरा है कि आज ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कहा था, इसने वो किया था, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मैं ये कर सकता था, आज मैंने ये नहीं करा, कितनी चीजें चल रही होती है, तो फोकस आपका नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर इसके अल्टरनेट मैं यहीं पे अगर सुबह रात को 10 बजे तक सो जाऊं और मॉर्निंग 4:35 मैक्स, इससे देर सोना भी नहीं है, 4:30 या 5 मैं उठ के रिवाइज करूं। आप खुद सोचो, आप सुबह सुबह उठते हो, आपको पुरानी बातें याद रहती है कि एकदम से दिमाग में नहीं रही, आपके दिमाग में ये चलेगा। हमेशा उठ के पहली चीज अपना टाइम टेबल डिसाइड करो कि आज मैंने पूरे दिन भर में क्या करना है। वैसे तो एक दिन पहले डिसाइड होना चाहिए। मैं जैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेता हूँ भैया मैंने कल क्या क्या करना है, मेरा आज ही डिसाइड हो जाएगा शाम को कि मैंने कल क्या क्या करना है। उससे क्या रहेगा, मुझे सुबह उठ के मेरे लिए एक चीज सही रहेगी, क्या मेरे को ज्यादा दिमाग वहां पे सोचने में नहीं लगाने की क्या करना है, मेरे को क्या करना है वहां पे एक्शन करना है। मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा नहीं अरे मैंने क्या करना था, इसमें क्या करना, मैं सीधे एक्शन करूंगा। अच्छा ये मेरा सुबह साइंस पढ़नी थी, मैं साइंस निकाल के बैठूंगा, क्योंकि उस वक्त सोचने बैठोगे तो वो 15 से 20 मिनट आधा घंटा लेगा, और जहां पर आपका रिदम टूटेगा वहां पे आपका पढ़ाई को पूरा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि मॉर्निंग आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं ना, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है आपको, 7 o'clock पे लगभग सब चले ही जाते हैं, तो सुबह 1 से 1.5 घंटा मिलेगा, और ये शाम के 4 घंटे से अच्छा है, ये रात के 4 घंटे से अच्छा है सुबह का 1 से 1.5 घंटा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल है कि लेट नाइट प्रीफर ना करके अर्ली मॉर्निंग प्रीफर करिए। आप लोग एक महीना ये चीज करके देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि आपके लाइफ में मतलब आपके नॉलेज में चेंज आया। मार्क्स
मार्क्स मैंने फिर कहा मार्क्स मायने नहीं रखते, मार्क्स मायने रखते होते तो मुझे बताओ, ओसामा बिन लादेन का नाम सबने सुना है, टेररिस्ट, मोस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटी, लेकिन आज किस ओशियन के नीचे उनकी कब्र रखी है किसी को नहीं पता, मार दिए गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नॉलेज कैसी ले रहे हो और उस नॉलेज का यूज कैसा कर रहे हो। एक नॉलेज का यूज ओसामा बिन लादेन ने भी किया, एक नॉलेज का यूज हमारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी करा। डिफरेंस है ना दोनों में, नॉलेज दोनों को थी और हो सकता है ज्यादा ओसामा बिन लादेन को, लेकिन आज याद किसे रखा जा रहा है अच्छे कामों में? एपीजे अब्दुल कलाम सर को याद करा जा रहा है। ओसामा बिन लादेन का जब भी नाम आएगा तो दिमाग में एकदम क्लिक बिट क्या होता है? टेररिस्ट है। तो आप जो भी चीज कर रहे हो उसका देख के करो कि मतलब क्या ये मेरी लाइफ में मेरे को ये इंक्रीज करवाएगा, मेरे जिस पॉइंट पे मैं वहां से बढ़ाएगा या वहां से नीचे गिराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्री बोर्ड के मार्क्स का क्या इम्पैक्ट रहा था, मतलब प्री बोर्ड में मार्क्स कैसे जाते हैं? मैथ्स मेरे मार्क्स सही थे, हमेशा से सही रहे, बस और सब्जेक्ट में थोड़े कम आते थे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ पे हिंदी पे एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कम आए थे, इंग्लिश ऐसा था ना, तो एक इंग्लिश में आई थिंक एसएसटी उस टाइम पे प्री बोर्ड्स के टाइम पे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, वो लास्ट सीट में बैठ के मैंने उनकी कहा भी था कि इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना। इंग्लिश पे ऐसा था कि थोड़ा डगमगा गया था मार्क्स, मतलब डगमगा गया था इन द सेंस मार्क्स इधर उधर होने लगे थे, मतलब सब में 80 में से 75 प्लस था, आई थिंक मैथ्स में 80 में से 80 थे, बाकियों में 73, 75, 78 थे, इस रेंज में थे, लेकिन इंग्लिश में आई थिंक 65 पे 60 थे। तो आप देखिए वो एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा कितना मार्क्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब 80 में से 3% गिर गई, 5 मार्क्स के 1% है, 3% सीधे गिर गई। अगर 60 आ रहे हैं 75 आते तो 5 मार्क्स की 1%, 3% सीधे गिर गई। तो 3% सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जो उस लेवल पर बैठा है कि हाँ जो ला सकता है 98-99%, उसके लिए 3%, अभी जैसे इनकी 95% है, अब सोचो इनके लिए वो कितना रहा होगा कि वो 3% कितनी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ हर बात एक मार्क्स की में 2 ही बच्चों को पता होती है, एक जिसके 32 आ रहे हो 100 में से, एक जिसके 99 आ रहे हो। 32 वाला जस्ट पास हो जाएगा और 99 वाला क्या अचीव कर लेगा वो बच्चा जान सकता है। एक मार्क्स को हमें मजाक नहीं समझना है, हम ये नहीं कि क्वेश्चन आ रहे हैं सोचेंगे नहीं आ गई आ रहे क्या करें नहीं करें, आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्या कोई सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब पूरा ब्लैंक छोड़ के आ गया, मतलब पूरा पेपर आता था या फिर कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट्स भी हुए करते थे? किसी को कुछ डाउट हुए तो इस तरह के सारे आ जाते, मतलब आप कुछ ना कुछ लिखते थे, रिलेटेबल तब भी लिखते थे, मतलब लिखते थे। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, रिलेटेबल लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, रिलेटेबल लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। कोचिंग का स्पेशली एसआर एकेडमिक क्लासेस का तो पूरी जर्नी में क्या रोल है? क्वेश्चन था एसआर एकेडमिक क्लासेस का इस पूरी जर्नी में जो आपको जितना भी रहा आपका जो भी मार्क्स है इसमें क्या रोल रहा कोचिंग का? किसी मतलब उसमें टीचर भी आ सकता है, कोचिंग भी आ सकती है, कोचिंग के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, कोचिंग का माहौल आ सकता है, सब चीज। पहली बार जब मेरा स्कॉलरशिप एग्जाम था ना, जैसे पहले मेरा मन कर रहा था मैं नहीं आऊँ, तो वो जरा मम्मी ने ज़बरदस्ती भेज दिया, तो मैं आपके पास बोल दी ये एग्जाम दिया, आपसे मिला, आपका नेचर अच्छा लगा तो इंजॉय हो, तो इससे बहुत ही इम्पैक्ट सही रहा। तो ये अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि मतलब अच्छा लगता है कि बच्चे जब इस चीज पे ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं आते मेरे पास, आते हैं वो भी मेरे हक का है, ये भी मेरे हक का है। देखो मेरी बुराई भी मेरे हक की, मेरी अच्छाई भी मेरे हक की है। कोई बुराई कर रहा है तो मैं वहां से इंक्रीज करूंगा, कोई अच्छाई कर रहा है तो ये नहीं कि मैं घमंड छोड़ जाऊं, मैं इस चीज को मेंटेन करूंगा ताकि अगले साल आप लोग को आए तो मैं आप लोग से यही अच्छा मैंने कितने रुपए दिए बोलने के
आप ये मत सोचना कि मैं बुलवा रहा हूँ। तो ये चीज है कि ये देखिए हर टीचर के, मैं अपने आप को टीचर परिवार मानता हूँ, मैं सोचता हूँ मेंटोर हूँ, एक गाइडेंस देने वाला हूँ। मतलब मैं सिंपल बच्चों से ये कहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो उसको इतनी डेडिकेशन से करो कि कल के दिन रिग्रेट ना रहे। अब इनको आज रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने 10th में ये कर सकता था, क्योंकि अब ये 11th की क्लास पढ़ रहे हैं तो इन्हें पता चल रहा होगा कि 11th क्या है। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी 10th और 11th में कितना डिफरेंस है? मतलब 10th और 11th की पढ़ाई में कम फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, मीडियोकर फर्क है? फर्क तो मीडियम ही है। ज़्यादातर जो 10th 11th का टॉपिक है वो थोड़े पहले 9th में थे, अब उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आया है। मतलब 11th की आपको 9th अच्छे से पढ़ी होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में कही थी ये बात कि 9th और 11th कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, तो जिस तरीके की 9th उसी तरीके की 11th कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और वही 10th और 12th में इन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि 10th जैसी है 12th भी वैसी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये चीज सीखने की आप। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब अगर आप बता सकें कि क्या कर सकते हैं कि जिससे ये भी आपके बराबर आपसे अच्छे मार्क्स ला सके, क्या कर सकते हैं? जब पढ़ने बैठते हैं वो कोई मायने नहीं करता, मगर जितना पढ़ रहे हो वो पूरे ध्यान से पढ़ो। ये हर जगह, चाहे तुम स्कूल में हो, ट्यूशन में हो या कहीं हो, जहाँ पढ़ोगे सारी चीज़ों को ऐसा मत करना कि कभी किया कभी वहाँ गए, पढ़े तो कोई होना चाहिए, फोकस से पढ़ना। मतलब फोकस्ड वे में पढ़ो जो पढ़ लो, ये नहीं कि किसी को दिखाने के, घर वालों को दिखाने के, मतलब अपना पढ़ लो तो इस हिसाब से पढ़ो, ये अपना बेस्ट देना है इस मोमेंट। तो बहुत अच्छा लगा जैसे बात करके, हो सकता आशा है कि आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी इसमें, कि मतलब क्या क्या इन्होंने बताया, क्या क्या इन्होंने करा, क्या क्या आप लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हो सकता है, और मैं चाहूँगा कि अगली बार आप लोग बैठे हो यहाँ पे, और आप लोग एक ना बैठे हो, ऐसी 10 बैठे हो, और 10 के 10 से एक साथ में क्वेश्चन पूछूं। तो इससे क्या रहता है ना आपका। अच्छा मैंने अभी, अब आपके मन में प्रश्न उठे कि अभी आपने कहा था मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, और अभी आप मार्क्स की बातें कर रहे हो। देखिए मार्क्स आपके ना प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं, बस मार्क्स आप प्रेजेंट में कैसे ये डिफाइन करेंगे। अभी इनके मैथ्स में अगर 100 आउट ऑफ 100 आए तो डिफाइन, कोई भी बच्चा मतलब कोई भी अगर इनको डिफाइन करे तो क्या कहेगा, हाँ मैथ्स में बढ़िया हो। लेकिन 12th में टच फुट ऐसा ना हो, लेकिन 12th में इनके 100 में से 95 आ रहे हैं मैथ्स में, या 100 में से कम आ रहे हैं, कोई नंबर नहीं बोलो, कम आ रहे हैं, तो वहां पे उसके बाद इंसान की थिंकिंग क्या होगी, एवी बच्चा था 10th में तुक्के साथ। देखो आपकी फर्स्ट सक्सेस को हमेशा तुक्का माना जाएगा, अगर वो सक्सेस कंटिन्यूअस रही तब जाके आपका मेहनत मानी गई। ये अगर आज 100 में से 100 लाए हैं, उसके बाद कल के दिन ये कम मार्क्स हो जाते हैं तो तुक्का माना जाएगा। कहीं पे ऐसी हवा में आ गए थे 10th क्लास इजी होती है, इंपॉर्टेंट 12th क्लास होती है, हालांकि 12th के मार्क्स कम आए होंगे, एक महीने बाद सबने भूल जाना। मार्क्स कोई याद नहीं रखता, आपने उनको कैसा फील करवाया, कैसे आप उनके साथ बिहेव करें, और कैसा आपको नॉलेज है, वो चीज इंसान याद रखता है। आपको हमेशा इंसान का बिहेवियर याद रहता है, वो उसके मार्क्स कितना आए थे आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि इंसान को अच्छा फील करो अपनी नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, ठीक है। तो एक बार तालियां हो जाए जय के लिए। छोटा सा प्रेजेंट है जय के लिए।